आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सुबह से ही रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। हजारीबाग में 5000 लोगों पर 107 का नोटिस भेजने और डीजे वालों से लिखित लेने के मामले में बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। नाराज बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने वेल में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपना कुर्ता फाड़ दिया। ऐसा दूसरी बार हुआ जब झारखंड विधानसभा में किसी सदस्य ने विरोध स्वरूप अपना कुर्ता फाड़ा। बजट सत्र के दौरान इससे पहले भी उन्होंने हजारीबाग का मुद्दा उठाते हुए रामनवमी जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध का मुद्दा उठाया था। मनीष जायसवाल ने सदन से ये पूछा, क्या हिंदू होना गुनाह है? कब तक लोगों पर एफआईआर दर्ज कर वापस लिया जाएगा? सदन की कार्यवाही के दौरान ही कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा, क्या राम जी ने इनको कहा है कि सरकार ने जुलूस पर कोई प्रतिबंध लगाया है? सरकार ने जुलूस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। माननीय सदस्य मनीष कुमार जायसवाल का अपना तुष्टिकरण करना बंद करो। मैं प्रस्ताव करता हूं 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्योहार में किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने संसद में हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सदन में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, पर केंद्र सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से कतरा रही है, इसलिए जानबूझकर सदन में हंगामा कराया जा रहा है। सदन में चर्चा होना चाहिए। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा सामने है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। करीब मुद्दा है जो इसका सदन में चर्चा होना चाहिए। हम लोग जेपीसी का मांग कर रहे हैं और उस पर अगर वो सामने आती है, अगर मानने को तैयार है तो सामने में चर्चा करा कर देख ले। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमूटू ने कहा कि बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता का दर्जा देने पर स्पीकर फैसला लेंगे। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि स्पीकर कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है, इसलिए टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीकर को निर्णय करना है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो डेट पे डेट लगा दे रहे हैं और हमको लगता है कि जब उस स्टेज पे है, निर्णय के स्टेज पे है, तो उसमें लगता नहीं है कि हम लोग को कुछ टीका टिप्पणी करनी चाहिए। इतना जरूर है कि मामला वहां पर है और हमको लगता है कि जैसे ही निर्णय होगा वो जैसे निर्णय होने के बाद में उसको मान्यता मिल जाएगी। रामनवमी से पहले रांची वासियों को बड़ी सौगात मिली। रांची के प्राचीन तपोवन मंदिर में सौंदर्यीकरण का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस पर 14 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और 1 साल की समय सीमा में सौंदर्यीकरण का काम पूरा किया जाएगा। इसके तहत मंदिर की मरम्मत के अलावा दीवार पर चित्रकारी होगी, तो निवारणपुर से आने वाली सड़क का चौड़ीकरण भी होगा। यही नहीं, निवारणपुर और कंडरू में तोरण द्वार बनेंगे। श्रद्धालुओं के लिए बेंच और पेयजल का भी इंतजाम होगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। मुख्यमंत्री द्वारा सालों पुराना किया गया वादा आज पूर्ण किया गया। राजधानी रांची में प्राचीन तपोवन मंदिर का शिलान्यास का कार्य जो है वो उद्घाटन किया गया है। आप लोग सब यहाँ मौजूद है। मंदिर की काफी ज्यादा प्राचीनता है, बहुत पुरानी मंदिर है। पूजा पाठ हुआ, शुरू हुआ, कैसा अभी महसूस हो रहा है? अगले साल रामनवमी में जो वादा इन्होंने किया था उसे आज साल भर पूरा होने से पूर्व ही इन्होंने पूरा किया।
इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी आने को है, पूरे रांची में खुशियों का लहर, इतने श्रद्धालु है, बहुत खुश है तपोवन मंदिर को लेकर, आपको क्या कहना? देखिए, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है और तपोवन मंदिर और इसका परिसर तो बहुत प्राचीन काल से भक्तों का, श्रद्धालुओं का केंद्र रहा है और आज की ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम किया गया तो चार चांद लग गया है। इसकी भव्यता और निखरेगी और क्षेत्र के श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव मिलेगा। केवल मंदिर ही नहीं, कई चीजों का निर्माण किया जा रहा है, सड़क से लेकर कई सुविधाएं दी जाएगी। क्या है जो बहुत खास लग गया है? जैसे देखिए, मंदिर का निर्माण तो श्री राम जानकी तपोवन मंदिर खुद करेगा, जो श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट है, और बहुत जल्द ही रांची के शहरवासियों को यह सूचना मिलेगा कि जो जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के जो आर्किटेक्चर हैं सीवी सोनपुरा जी, उनके द्वारा मंदिर का नक्शा पूरा बन चुका है, अपने अस्थायी जगह पे आ चुका है। बहुत जल्द हो सकता है आप सबको रामनवमी या रामनवमी के बाद मंदिर का अंदर का डिजाइन आप लोग के सामने रखा जाएगा। बता दें कि 14 करोड़ 66 लाख रुपए जो है आवंटन किए गए हैं और करीबन 1 साल में ये योजना जो है, जो शिलान्यास है, वो पूर्ण किया जाएगा और जितनी भी ब्लूप्रिंट बनाई गई है वो बनकर तैयार कर दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। पश्चिम सिंहभूम के मुंडरी गांव में सोलर पावर स्टेशन के ग्रिड में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी। आग में 120 बैटरी के साथ साथ कई अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हाँ? और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब आग लगी थी। देखिए, इसमें 120 बैटरी और कई सारे उपकरण जलकर राख हो गए। सोलर पावर स्टेशन के ग्रिड में अचानक से आग लग गई। आग किस वजह से लगी है, कैसे लगी है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस अगलगी में 120 बैटरी जलकर राख हो गए। साहिबगंज के तालझारी में बेटे ने अपनी मां के प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रैला मरांडी की पत्नी का पिछले कुछ समय से स्थानीय निवासी मदन हेम्ब्रम के साथ अवैध संबंध था। इस संबंध को लेकर परिजनों ने कई बार विरोध भी जताया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे महिला का पुत्र काफी नाराज चल रहा था। आज सुबह बेटे ने मदन हेम्ब्रम को पहले डंडे से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया, फिर तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अपराधी के मां के बीच गलत संबंध था, उसी को गुस्सा में आके राजन मरांडी ने उसको से मार के हत्या कर दी। जामताड़ा में नारायणपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर से 2 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों साइबर अपराधियों तक ठगी की कई राशि पहुंचाते थे। दोनों दुमका जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्री अमड़ा गांव के निवासी हैं, जिनकी पहचान असगर खान उर्फ छोटू और आफताब खान के रूप में हुई। इन्होंने साइबर अपराधियों को अपना निजी बैंक खाता भाड़े पर दिया था और उसके एवज में 10 से 35% कमीशन लेते थे। पैसा डिलीवरी कर लौटाने के दौरान दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के खाते से 1,72,000 रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। शनिवार को लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के कुटुमू के 2 मजदूर की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में काम करने के दौरान मौत हो गई थी। आज सुबह दोनों मृतक संतोष छोटू सिंह और जितेंद्र सिंह का शव एम्बुलेंस से कुटुमू पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई और मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना हुआ उसमें गांव के भी लोग थे साथ में, हम लोग तो देखे नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वही हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, क्या जानकारी घटना को लेकर है? जानकारी यही हुआ कि लिफ्ट के द्वारा जो है, लिफ्ट में तकनीकी खराब होने के कारण इस तरह का घटना घटा है।
लखराज जमीन के निबंधन और रजिस्ट्री की मांग को लेकर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री के आमरण अनशन का 7वां दिन है। इस आमरण अनशन में पूर्व जीप उपाध्यक्ष संतोष पासवान भी पहले दिन से ही आमरण अनशन को समर्थन दे रहे हैं। वहीं महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने आह्वान किया था कि आज देवघर के शिवगंगा से लेकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर तक दंड देते हुए पुरोहित समाज के लोग जाएंगे और बाबा वैद्यनाथ से कामना करेंगे कि इनकी मांगे पूरी की जाए और साथ ही प्रशासन को सद्बुद्धि दी जाए ताकि लखराज जमीन का निबंधन और हस्तांतरण हो सके। इसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग सहित कई लोग देवघर के शिवगंगा से दंड देते हुए बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। देखा जाए इसके अगले पूर्व में भी हुई है और इस पर विचार करके आप कीजिए, कल्याण कीजिए और यही बाबा बैद्यनाथ से हम लोग दिए हैं। डीसी साहब, एसपी साहब, नेता जो भी हो, हे बाबा हे बैद्यनाथ आप देवघर में लखराज जमीन को लेकर आमरण अनशन का आज 7वां दिन है। आज पूर्व सांसद फुरकान अंसारी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आमरण अनशन 1-2 दिन में खत्म करवा दिया जाएगा। इनकी जो भी मांग है वो जायज है। फुरकान अंसारी ने आमरण अनशन पर बैठे पंडा धर्मरक्षिणी के महामंत्री से भी मुलाकात की। फुरकान अंसारी के आश्वासन के बाद उम्मीद जगी है कि अनशन जल्द समाप्त होगा। हो जाएगा, अब 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। आजकल हो जाएगा। बात चल रही है। 1-2 दिन में क्या हो जाएगा? निराकरण होगा। निराकरण में क्या जो होगा? कानून है, जो नियम है, नियम के बाहर तो कोई नहीं है ना। लखराज की जमीन स्लेबल है, आप कैसे बदल दीजिएगा? आजकल थोड़ी नियम है, पहले के नियम है। पलामू जिले के कई प्रखंडों में गांव के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया गया, लेकिन पाटन प्रखंड के किशुनपुर में बना खेल स्टेडियम मैखाना बना हुआ है। यहां जुआरियों और शराबियों का जमावड़ा लगता है। स्टेडियम का निर्माण हुए कई साल हो गए मगर उसके रखरखाव के लिए एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जिसकी वजह से स्टेडियम का भवन शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। खेल स्टेडियम का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। वक्त मैं मौजूद हूं जहां पे नवनिर्मित खेल स्टेडियम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खेल स्टेडियम है किशुनपुर का, जो कि पिछले कई सालों से ये बन के तैयार है और रख रखाव के अभाव में आज ये स्टेडियम जो है पूरी तरह से जुआरियों का अड्डा बन गया है, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। चारों तरफ आपको शराब की बोतलें नजर आएगी और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति को यहाँ रख रखाव के लिए नहीं रखा गया, जिसके कारण ये जो पूरा भोजन थाली है, शराब पिया हुआ ग्लास है, यहाँ पे मटन के अवशेष हैं और ये पूरा हालात जो है वो सभी कमरों की है। आप अगर किसी भी कमरे में आप नजर दौड़ाएंगे आपको चारों तरफ शराब की बोतलें मिलेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये बियर की बोतल है। शराब पीने के बाद जो है शराबी बोतल इसी तरह तोड़ के यहाँ बिखेर दिए हैं। दूसरे कमरों में भी आपको कमोबेश यही तस्वीर मिलेगी, जो कि कहीं न कहीं पूरा ये इलाके में लोग जानते हैं कि अब ये स्टेडियम का जो भवन है वो शराबियों जुआरियों का अड्डा बन गया है। आप यहाँ भी तस्वीर देख सकते हैं कि इसका और माननीय संसद महोदय द्वारा जो है स्टेडियम का निर्माण कराया गया, लेकिन थोड़ा देख रेख की कमी के कारण आज यह स्टेडियम जो है ये अपने दिन पर रो रहा है, क्योंकि इसमें लगा हुआ खिड़कियां, किवाड़ी, चौखट सब तोड़ फोड़ करके असामाजिक तत्व यहाँ से ले गए। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान लेती है और इसके रख रखाव के लिए क्या इंतजाम कर पाती है। नीलकमल, न्यूज़ 18।
देवघर में बीजेपी महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज सम्मान समारोह सह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। बीजेपी के केंद्रीय समिति सदस्य रीता चौरसिया के निजी आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देवघर की जानी मानी समाज सेविका, चिकित्सक और बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच एक ऊंची सोच है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत तरह की योजना बनाई है। इस बार हम लोगों को कार्यक्रम मिला है, हम लोग महिलाओं को स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित करें और महिलाओं को प्रेरित करें कि आप लोग उनके कदम चिन्हों पर चले। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रामगढ़ कॉलेज में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से अब तक गुमनाम रहे झारखंड समेत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी दी जा रही है। यहां पर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा को अलग गैलरी में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। युवा पीढ़ी उनकी शहादत और संघर्ष पर गर्व महसूस कर रही है। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा यहां पर 3 दिवसीय चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के वीर शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी दिखाया गया। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, जो गुमनाम रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आज के पीढ़ी को वे जाने कि झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका क्या योगदान रहा था स्वतंत्रता में। तो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो हमारे बहुत सारा इसके थीम है, उस थीम में अनसंग हीरोज जो हमारे हैं, जिनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है झारखंड से, हाँ फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे रहे हैं झारखंड से, तो उन लोगों के बारे में भी एक स्पेशल गैलरी लगा हुआ है, जिनके बारे में बच्चों को अवगत लग रहा है। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ों के बारे में। जो लोग मतलब अभी नहीं रहे हैं, जो स्वतंत्र के हीरो थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में जानकारी मिल रही है। यस सर, बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों से, जो हम लोग नहीं जानते थे, जिनके बारे में आज हम लोग को उनके बारे में जानने। पहले हमें ये स्वतंत्रता सेनानी के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये इस इवेंट में आने के बाद हमें इनके बारे में पता चला, इन्फॉर्मेशन मिला, पता चला कि ये भी हमारे झारखंड के लिए बहुत कुछ किए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए। पहले हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था। भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यह आयोजन किया जा रहा है। लोहरदगा जिले में लगभग 1 दशक से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ 158 बटालियन को भारत सरकार ने साल 2022 की LWE क्षेत्र में बेस्ट परिचालनिक बटालियन ट्रॉफी में देश भर में द्वितीय स्थान से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट और बेहतरीन कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान से बटालियन के अधिकारी और जवान गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पुरस्कृत होने के बाद 158 बटालियन में जोश और उत्साह का नया संचार हुआ है। जिले में सीआरपीएफ 158 बटालियन को सरकार के द्वारा वीरता और साहस के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। की बात है कि सीआरपीएफ 158 बटालियन को बेस्ट ऑपरेशनल कंपटीशन जो ट्रॉफी हुई है उसमें 2nd पोजीशन मिली है, इसमें भी सीआरपीएफ की बहुत सारी बटालियंस ने कम्पीट किया था और इसमें हमारे को 2nd पोजीशन मिली वर्ष 2022 के लिए। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 26 मार्च से देश के साथ नए शहरों से जुड़ने जा रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक के लिए समय शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल में जयपुर, गोवा, कोचीन, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, श्रीनगर और देवघर के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इसमें देवघर के लिए इंडिगो की फ्लाइट देवघर रांची देवघर शुरू हो रही है। ये फ्लाइट देवघर से दिन के 12:10 पर रांची पहुंचेगी और 12:40 पर वापस देवघर के लिए उड़ान भरेगी। वहीं श्रीनगर के लिए एयर एशिया अपनी सेवा शुरू करने जा रहा है। एयर एशिया की ये फ्लाइट दिल्ली, रांची, दिल्ली होते हुए श्रीनगर जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से फिलहाल 24
23 विमान औसतन उड़ान भर रहे हैं, जबकि 26 मार्च के समर शेड्यूल जारी होने के बाद रांची से औसतन 30 फ्लाइट हर दिन उड़ान भरेंगे। हालांकि इस समर शेड्यूल में आकाशा एयरलाइंस की सेवा को भी जोड़ा गया है, जबकि आकाशा एयरलाइंस की सेवा शुरू होने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। लगभग 30 मूवमेंट पर डे होंगे, जिसमें से जो नए शहर इस बार समर शेड्यूल में आए हैं उसमें जयपुर, गोवा, कोचीन, मंगलौर, विशाखापट्टनम, श्रीनगर और देवघर है। यहाँ से पैसेंजर को जैसे हम श्रीनगर की बात करें तो पैसेंजर को एयरक्राफ्ट नहीं चेंज करना, उसको बैठना है। सेम मंगलौर और विशाखापट्टनम। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि डे पर डे रांची ऊंचाई तक पहुँच रहा है और पैसेंजर को हम लोग नई नई डेस्टिनेशन एयरलाइंस द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जामताड़ा में फतेहपुर प्रखंड के मझलाडी गांव के सियापाड़ा टोले में ग्रामीण एक हफ्ते से अंधेरे में जी रहे हैं। विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से गांव के करीब 40 घर अंधेरे में हैं। बिजली नहीं रहने से ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में काफी परेशानी हो रही है। गांव में शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग से नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। हम लोग बहुत अंधेरे में रह रहे हैं। हम लोग का ट्रांसफार्मर जल गया है ना, क्या हुआ है वो मतलब एक दिन वज्रपात हुआ पूरा जोर से, उसी रात से हम लोग का करंट नहीं आ रहा है, हम लोग का भी बल्ब नहीं जल रहा है। लोहरदगा के नगर भवन में सरहुल पर्व संध्या समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीसी, एसपी और एसडीओ भी मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत आदिवासी परंपरा के साथ किया गया। समारोह में कई आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। वहीं डीसी, एसपी और एसडीओ ने ढाक और मांदर बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस अवसर पर जिले के लोग झूमते हुए नजर आए। डीसी ने कहा कि सरहुल प्रकृति से जुड़ा बहुत प्यारा त्योहार है। और प्रकृति के इस महापर्व का संदेश जो है प्रकृति के साथ मिलकर रहना, इस संदेश को हम सबको सीखना चाहिए और अपने जीवन में कायम करना चाहिए। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ यही सरहुल का संदेश है। एक बार फिर से मैं सबको बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस